मेरा पुनर्जन्म एक लुढ़कन गौरैया के रूप में हुआ, लेकिन मुझे अपने पिता से विरासत में मिले हाई ब्लड प्रेशर के कारण हर बार जब मैं इवॉल्व होने की कोशिश करता तो मैं बेहोश हो जाता था, जिससे मेरा इवोल्यूशन वहीं पर रुक जाता था। इस वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे। पर गॉड लेवल टैलेंट वाली स्कूल की क्वीन ने जब मुझे देखा तो उसने बिना किसी झिझक के मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसने एक जमीनी मुर्गे से कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ तक कि पड़ोस का वांगचाई भी मेरे सारे पंख नोच सकता था। लेकिन स्कूल की क्वीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुनर्जन्म के बाद उसे पता था कि बीस्ट मास्टर बनने में बहुत पैसा खर्च होता है। पिछले जन्म में उसने अपने माता पिता की सारी जमा पूंजी खर्च करके 40 लेवल की क्षमता वाला बाज तैयार किया था। लेकिन बाद में एक एडवेंचर के दौरान स्कूल की क्वीन को संयोग से एक स्वॉर्ड इमॉर्टल का चिन्ह मिल गया। उसने अपना दूसरा प्रोफेशन स्वॉर्ड इमॉर्टल जगाया और सिर्फ 10 सालों में 90 लेवल तक पहुंच गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब 100 लेवल का मॉन्स्टर आया तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। अब वो स्वॉर्ड इमॉर्टल के चिन्ह के साथ वापस जन्मी है और उसने अपनी सारी एनर्जी स्वॉर्ड इमॉर्टल प्रोफेशन पर लगाने का फैसला किया है। जहाँ तक मेरी बात है इस जमीनी मुर्गे पर, तो उसका मुझ पर पैसे खर्च करके मुझे ट्रेन करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस मुझे एक पालतू जानवर की तरह मम्हे के लिए रख रही थी। पर कोई नहीं जानता था कि जिस पल स्कूल की क्वीन ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसी पल मेरे अंदर गॉड लेवल डिवाउरिंग सिस्टम जाग गया। बस कुछ भी खाने से मैं और ताकतवर बन सकता था, और मैं वो जमीनी मुर्गा जिसे सब नापसंद करते थे। एक दिन गॉड लेवल झुके बनूंगा जिसे सब पूजेंगे। इस समय कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद स्कूल की क्वीन मुझे उठाकर अपने घर ले आई। उसने जल्दी कुछ खाया और फिर अपने दूसरे प्रोफेशन को जगाने के लिए स्वॉर्ड इमॉर्टल के चिन्ह को दूध में मिलाने की तैयारी करने लगी, और साथ ही उसने कटोरे में बीस्ट फूड डाल दिया। खाना देखते ही मैं तुरंत कटोरे में कूद गया और भूखों की तरह खाने लगा। अचानक सिस्टम की आवाज आई, लो लेवल बीस्ट फूड को निगल लिया गया है। 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। क्या आप इवॉल्व होना चाहते हैं? बिना किसी शक के मैंने मन ही मन में पहले ही जवाब दे दिया था। तुरंत मेरे शरीर में एक गर्म सी लहर दौड़ गई। इस गर्माहट के साथ ही मुझे अचानक नींद आने लगी। मैं सोफे पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। स्कूल की क्वीन सू चिंगशुए मुझे सोते हुए देखने लगी। उसने धीरे से अपना माथा सहलाया और मजाक में कहा, वाह भाई, खाते ही सो गया। सच में एक लुढ़कन गौरैया ही है। लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे शरीर की एनर्जी अनजाने में बढ़ रही थी। क्या यह सच में इवॉल्व हो रहा है? उसने धीरे से बुदबुदाया, पर फिर उसने इस सयाल को झटक दिया। लुढ़कन गौरैया की नस्ल की सीमा तो पहले से ही तय है। कितना भी इवॉल्व हो जाए इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 घंटे बाद आखिरकार मैं जागा। मैंने सिस्टम इंटरफेस खोला। मेरा लेवल अभी भी 1 था, लेकिन मेरी क्षमता 7 लेवल की दिख रही थी। नस्ल अभी भी लुढ़कन गौरैया ही थी और इवोल्यूशन पॉइंट सब 0 हो गए थे। बस एक ही फर्क था कि मुझे पेटू का टैलेंट मिला था। यह एक आस स्किल थी जो हाजमे की ताकत को बहुत बढ़ा सकती थी। लेकिन इन बदलावों को देखकर मैंने बेबसी में एक आह भरी। मेरी नस्ल अभी भी नहीं बदली थी। अगले इवोल्यूशन के लिए पूरे 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए थे। यह लक्ष्य मेरे लिए लगभग नामुमकिन था। 2 दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 10 पॉइंट्स जमा हुए थे। अगले इवोल्यूशन के लिए 20 दिन इंतजार करना पड़ेगा। यह सच में सिरदर्द था। मैं इसी बात से दुखी था कि सू चिंगशुए ने मुझे धीरे से अपने कंधे पर बैठा लिया। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने अंदर की तरफ आवाज लगाई, पापा, मम्मी, आज स्कूल में एक बिगिनर सीक्रेट रेलम है। मैं लुढ़कन गौरैया को लेकर उसमें हिस्सा लेने जा रही हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चली गई। सू के माता पिता के चेहरे पर बेचैनी और चिंता थी। तुम्हें लगता है हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा? लुढ़कन गौरैया तो बहुत कमजोर है। शायद वो लेवल 1 के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाएगा। उस सीक्रेट रेलम में हर साल कुछ स्टूडेंट्स के साथ हादसा हो जाता है। माता पिता ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने इसका दोष इस बात को दिया कि वे अपनी बेटी को काफी संसाधन नहीं दे पाए। जब मुझे पता चला कि हम बिगिनर सीक्रेट रेलम जा रहे हैं तो मेरा दिल और होर से धड़कने लगा। हालांकि अभी तक किसी और को यह बात नहीं पता थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि सू चिंगशुए के पास असल में एक दूसरा प्रोफेशन भी था। ऐसी लड़ने की ताकत साथ हो तो चिंता करने की क्या जरूरत है। वक्त आने पर सू चिंगशुए सबको तहस नहस कर देगी और मैं आराम से राक्षसी जानवरों की लाशें निगलता रहूंगा। यह एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। सू चिंगशुए सबसे पहले मुझे हथियारों की दुकान पर ले गई और 2000 से ज्यादा खर्च करके एक मामूली लंबी तलवार खरीदी। फिर हम एक बस में बैठे और सीधे बिगिनर सीक्रेट एरिया के एंट्रेंस की ओर चल दिए। वहाँ पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा थे। तभी पास ही में अचानक लियू फेंग आ गया और उसका लहजा तिरस्कार से भरा था। सू चिंगशुए, तुमने इस बेवकूफ पक्षी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसने अपने बगल में खड़े शैडो वुल्फ को थप्पड़ पाते हुए दिखावा किया। यह 55 लेवल का पोटेंशियल वुल्फ है।
जिसे मेरे पापा ने बहुत सारा पैसा देकर खरीदा है। यह कुछ विंडरोलिंग स्पैरो को तो यूं ही खा सकता है। बस तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाओ, तो सीक्रेट एरिया में घुसते ही मैं तुम्हारा लेवल बढ़वाने में मदद करूंगा। कैसा रहेगा? सु कलिंगशुए की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। पिछले जन्म में इस लियू फेंग ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, और तो और उसके प्रपोजल को ठुकराने की वजह से उसके माँ बाप की जान चली गई थी। इस जन्म में वह उसे बिल्कुल नहीं बख्शेगी। बिगिनर्स सीक्रेट एरिया इसके लिए एक बेहतरीन मौका है। सु कलिंगशुए ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर सीक्रेट एरिया में उसकी मुलाकात लियू फेंग से हुई तो वह बिना किसी रहम के उसे खत्म कर देगी। लियू फेंग, अपनी ये बकवास बंद करो। सु कलिंगशुए ने अपनी तलवार की नोक सीधे उसकी तरफ कर दी। मैं सु कलिंगशुए के कंधे पर खड़ा था। अभी उसके पास शैडो वुल्फ है, इसलिए उससे आसानी से पंगा नहीं लिया जा सकता। मैं बस चुपचाप सब सह सकता हूँ। जब मैं कुछ और बार इवॉल्व हो जाऊंगा तब इस बंदे को सब कुछ सिखाऊंगा। मैं इस बात से डर ही रहा था कि कहीं सु कलिंगशुए जज्बाती होकर कोई कदम न उठा ले। तभी टीचर की आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। सभी क्लास के बच्चे लाइन में लगकर सीक्रेट एरिया में दाखिल हों। सु कलिंगशुए तुरंत लाइन में लग गई। वह जानती थी कि उसकी ताकत अभी इतनी नहीं है कि वह सबके सामने लियू फेंग का काम तमाम कर सके। आखिरकार उसका पिता एक 4th रैंक बीस्ट मास्टर है। यह हिसाब तो धीरे धीरे ही चुकाना होगा। जैसे ही सु कलिंगशुए ने सीक्रेट एरिया में कदम रखा, मुझे चक्कर आने लगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं जंगल में बहुत अंदर था। कांटों से भरे कुत्तों जैसे राक्षसों का एक झुंड हमारी तरफ लपका। लेवल 1 स्पाइकी डॉग, स्किल स्पाइक रश। नहीं लड़ सकता, बिल्कुल नहीं लड़ सकता। मैं तेजी से उड़कर एक पेड़ पर जा बैठा ताकि सु कलिंगशुए को लड़ने के लिए जगह मिल सके। तेज नजरों वाली सु कलिंगशुए ने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और पलक झपकते ही दुश्मनों के झुंड की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही पल में सारे स्पाइकी डॉग्स जमीन पर ढेर हो गए और उनकी सांसें थम गईं। फिर उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। सु कलिंगशुए का लेवल बढ़कर 2 हो गया था। यह नजारा देखकर मैं मन ही मन तारीफ करने लगा। वाह यार, आखिरकार उसने दोबारा जन्म जो लिया है। मैं नीचे उड़कर आया और स्पाइकी डॉग की लाश के पास बैठकर उसे निगलने लगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। होस्ट को स्पाइकी डॉग की लाश निगलने के लिए बधाई। 3 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। एक्सपीरियंस +3। एक लेवल का स्पाइकी डॉग 3 इवोल्यूशन पॉइंट्स दे सकता है। एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस से लेवल भी बढ़ सकता है। यह तो एकदम परफेक्ट है। तो मैं मजे से खाने लगा। जल्द ही मैंने 10 के 10 स्पाइकी डॉग्स को निगल लिया और मुझे 30 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। सु कलिंगशुए मुझे निगलते हुए देख रही थी, मुझसे कई गुना बड़े इन स्पाइकी डॉग्स को। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बाद वह मुझे सीक्रेट एरिया में और अंदर ले गई। रास्ते भर सु कलिंगशुए जी भरकर दुश्मनों को खत्म करती रही और मैं पागलों की तरह उन्हें खाता रहा। मेरा लेवल तेजी से बढ़कर 2 हो गया और मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स भी 100 तक पहुंच गए। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिस्टम को इवॉल्व होने के लिए कहा, इवोल्यूशन शुरू हो रहा है। मेरे पेट में तुरंत जलन के साथ तेज दर्द होने लगा। एक रहस्यमयी ताकत मेरे पूरे शरीर में फैल गई, जिससे मेरा शरीर एक अजीब रोशनी से चमकने लगा। मुझ में हो रहे इस बदलाव को महसूस करके सु कलिंगशुए का चेहरा हैरानी से भर गया। यह तो आज सुबह ही एक बार इवॉल्व हुआ था, यह फिर से कैसे हो रहा है? यह विंड रोलिंग स्पैरो आखिर कौन सी दुर्लभ प्रजाति का है? जैसे जैसे रोशनी और तेज होती गई, मेरा भयानक दर्द भी बढ़ता जा रहा था। धत तेरे की सिस्टम, हर बार इवॉल्व होते समय इतना दर्द क्यों होता है? मॉडल, मेरा चेहरा दर्द से बिग रहा था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। सु कलिंगशुए टेंशन में मुझे उस रोशनी में घूर रही थी। आखिरकार रोशनी हटी और मेरा इवोल्यूशन पूरा हो गया। मैंने जल्दी से अपना पैनल खोला। अपने 15 पॉइंट वाले दिमागी पावर को देखकर मैंने राहत की सांस ली। दर्द हुआ तो हुआ, कम से कम मेरी ताकत तो सासाब आ गई है। अगले इवोल्यूशन के लिए 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। लगता है इसके लिए भी मुझे अपनी मालिक पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। सु कलिंगशुए मेरा इवोल्यूशन देखकर अंदर से हैरान रह गई थी। एक विंड रोलिंग स्पैरो जो 2 बार इवॉल्व हो सके बहुत ही रेयर होती है। भले ही अभी मेरी ताकत लिमिटेड है, लेकिन इतना रेयर होने की वजह से मेरी कीमत दोगुनी हो गई है। मार्केट में इसे लाखों गोल्ड कॉइन्स में बेचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सु कलिंगशुए एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने मजबूती से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने वादा किया है कि मैं पूरी जिंदगी इसका ख्याल रखूंगी। मैं पैसों के लिए अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। लेवल 2 पर पहुंचने के बाद इस सीक्रेट जगह के बाहरी इलाके के मॉन्स्टर्स से मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स अब काफी नहीं है, हमें और अंदर जाना होगा। इतना कहकर सु कलिंगशुए मुझे उस सीक्रेट जगह के अंदर ले जाने लगी। रास्ते में सु कलिंगशुए तूफान की तरह थे। एक रिबॉर्न होने और अपनी स्वॉर्ड इमॉर्टल क्लास की वजह से वो आसानी से लो लेवल मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर रही थी। उसका लेवल भी बढ़कर 4 हो गया था और मैं लगातार खाने के बाद भी उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहा था।
कहना पड़ेगा, मुद का माल उगाने में सच में भामा आता है। कुछ घंटों बाद मैं भी लेवल 4 पर पहुंच गया। तभी सु चिंगशुए अचानक रुक गई। उसकी निरें सामने कुछ दूरी पर टिकी हुई थी। एक बहुत बड़ी मक्खी अजीब से बैंगनी धुएं में लिपटी हुई थी। वो हमें घूर रही थी। पर्पल मिस्ट स्पाइडर, लेवल 5 का बॉस। सु चिंगशुए का चेहरा गंभीर हो गया। भले ही यह लेवल 5 का बॉस मजबूत था, लेकिन एक स्वॉर्ड इमॉर्टल होने के नाते वो भी कोई मामूली नहीं थी। पर्पल मिस्ट स्पाइडर को देखकर मेरा दिल दहल गया। मुझे एहसास हो गया था कि मैं अकेले इस मक्खी को नहीं हरा सकता। मुझे अपनी मालिक पर ही भरोसा करना होगा। मालिक, पूरी जान लगा दो। सु चिंगशुए बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और उसकी तेज तलवार सीधे पर्पल मिस्ट स्पाइडर पर जा लगी। हर बार जब वो तलवार चलाती तो एक ठंडी रोशनी चमकती। मक्खी ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सु चिंगशुए के तेज और सटीक हमलों के आगे वो पीछे हटने पर मजबूर हो गई। उसी वक्त कुछ ही दूरी पर लियू फेंग अपने शैडो वुल के साथ सीक्रेट जगह की छानबीन कर रहा था। लेआई की आहट महसूस होने पर वो वहां आ गया। सु चिंगशुए को देखकर लियू फेंग हैरान रह गया, क्योंकि वो लेवल 5 के बॉस पर्पल मिस्ट स्पाइडर से सीधे लड़ रही थी और उस पर पूरी तरह से हावी थी। अजीब बात है, वो एक बीस्ट टेमर है ना, फिर वो तलवार लेकर क्यों ललक रही है? जल्द ही उसकी आंखों में लालच चमक उठा। मुझे क्या गर्व पता है कि वो कौन है। इस लेवल 5 के बॉस से बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे इसे चुराना ही होगा। उसने शैडो वुल का सिर थपथ पाया और उसे हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। मैं हवा में चक्कर लगा रहा था। मैंने लियू फेंग और शैडो वुल को झाइयों में छिपते हुए देखा। ये दोनों किल चुराने की इराह में हैं। मैं मन ही मन हौसा, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अब मैं लेवल 4 पर हूँ और 2 बार इवॉल्व हो चुका हूँ। भले ही मेरे बेसिक स्टैट्स शैडो वुल से कम है, लेकिन वो सिर्फ लेवल 2 पर है। उसे हराना मेरे लिए बच्चों का खेल है। रहा सवाल लियू फेंग का, तो उससे तो कोई तरह ही नहीं है। बीस्ट टेमर अपने बीस्ट पर ही निर्भर रहते हैं। उनकी अपनी ताकत बहुत कम होती है। मैं यह सोच ही रहा था कि सु चिंगशुए की लड़ाई खत्म होने वाली थी। उसके तेज हमलों से पर्पल मिस्ट स्पाइडर की हेल्थ तेजी से कम हो रही थी। उसे खत्म होते देख लियू फेंग गौर से चिल्लाया। अभी आदेश मिलते ही शैडो वुल तेजी से बाहर निकला। यह देखकर सु चिंगशुए की आंखें तरनाक रूप से ठंडी हो गईं। उसे तो बहुत पहले ही सबक सिखाना चाहिए था। अच्छा हुआ वो खुद ही मेरे सामने आ गया। उसी वक्त एक परछाई आसमान से नीचे आई। वो परछाई मैं ही था। मैंने उस घमंडी शैडो वुल को घूरा और मेरी आंखों में माँ को घाने वाला भाव था। हे तेरा बाप आ गया। एयर स्लैश पूरी ताकत से आगे बढ़। स्किल की रफ्तार बहुत तेज थी और इसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज बच नहीं सकती थी। शैडो वुल को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला कि एयर स्लैश सीधा उस पर जा लगा। उसका शरीर ओर से मीन पर जा गिरा और चारों तरफ धूल उड़ गई। उसकी आंखों की चमक एक पल में बुझ गई। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके शरीर में कोई हलचल नहीं बची। सु चिंगशुए ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी खुशी की चमक थी। लियू एंग ने अपने पालतू शैडो वुल को एक झटके में मरते देखा तो उसके चेहरे की आंखों में बदल गई और वो मुकर भागने लगा। सु चिंगशुए ने औरन हुक्म दिया, उसे रोको। मैंने खुशी खुशी हुक्म माना और एक नया एयर स्लैश तैयार किया। ये छोटा मोटा कचरा। लियू एंग को बचने का मौका तक नहीं मिला और एक ही पल में उसकी दोनों टोंगें कट गईं। वो मीन पर लुक गया। सु चिंगशुए ने पर्पल मिस्ट स्पाइडर को खत्म करने के बाद अपनी तलवार की नोक तुरंत लियू एंग पर तान दी। लियू एंग इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। वो अपना दर्द भूलकर गिड़गिड़ाने लगा। मालकिन, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। सु चिंगशुए उसके पास गई और उसे ऊपर से नीचे तक ठंडी नरों से देखा। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। तलवार की एक ठंडी चमक दिखाई दी और लियू एंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पूरी तरह से मर चुका था। सु चिंगशुए सच में एक रिबॉर्न मास्टर है। कितनी बेरहम है। मैं अपने पंख फड़फड़ाते हुए इस नारे का मंगा ले रहा था, तभी मैंने सु चिंगशुए की बेजान आवाज सुनी। पिछले जन्म में तुमने मेरे माँ बाप को नुकसान पहुँचाया था। इस जन्म में मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे बाप का भी यही हश्र होगा। उसका सिर भी मैं ही लूंगी। नफरत इंसान को अंधा बना देती है, पर मुझे यह पसंद है। मैं नीचे उतरा और अपनी चोंच लियू एंग की लाश पर रखी। हालांकि एक लाश को खाना बहुत घिनौना है, पर मुझे यह सहना ही पा। टिंग, लेवल 2 के इंसान की लाश को खाने पर 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। टिंग, लेवल 2 के शैतानी जानवर शैडो वुल को खाने पर 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। टिंग, लेवल 5 के बॉस पर्पल मिस्ट स्पाइडर को खाने पर 35 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। वाह, इवोल्यूशन पॉइंट्स पूरे 500 हो गए। सिस्टम, इवॉल्व करो। मैंने ऑरन इवॉल्व होने का ऑप्शन चुना। सु चिंगशुए पहरा दे रही थी, इसलिए मुझे किसी हमले का डर नहीं था। वो जानी पहचानी जलन फिर से महसूस होने लगी। इस बार यह पहले से भी ज्यादा तेज थी। जब मैं इसका सामना नहीं कर सकता तो चुपचाप इसका महा लेना ही बेहतर है। सु चिंगशुए मुझे हैरान होकर देख रही थी। यह फिर से इवॉल्व हो गया। आज यह तीसरी बार है।
यह विंड रोलिंग स्पैरो तो कमाल का है। शायद मैं भी दोहरी क्लास में महारत हासिल कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मेन न्यूकस तो स्वॉर्ड इमॉर्टल ही रहेगा। आयरकार विंड रोलिंग स्पैरो की क्षमताएं बहुत कम हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे बस ऐसे ही रख कर देखती हूँ। और बीस्ट टेमर क्लास मेरी दूसरी क्लास को छिपाने के लिए एकदम सही है। मुझे नहीं पता कि यह छोटी लड़की क्या सोच रही थी। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर फटने वाला है। जैसे ही जलने का एहसास कम हुआ, मेरा आकार दोगुना हो गया। मेरे पंख भूरे से गहरे चांदी के रंग के हो गए। मैंने आंखें खोली और बेताबी से अपना पैनल देखने लगा। लेवल 5 पोटेंशियल लेवल 20 प्रजाति स्वीट विंड स्पैरो। अगले इवोल्यूशन के लिए 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। टैलेंट बपेटू पाचन शक्ति बहुत बढ़ गई है। अब मैं मांस और खून जैसी चीजों को तेजी से खा सकता हूँ। ताकत 15 स्किल स्काई रेंडिंग स्लैश सैंड थ्रो। मेरी प्रजाति बदल गई है। यह तो उम्मीद से भाग कर मिला। आखिरकार अब मैं सिर्फ एक पालतू विंड रोलिंग स्पैरो नहीं रहा। इसके अलावा एयर स्लैश इवॉल्व होकर स्काई रेंडिंग स्लैश बन गया है। अटैक पावर बर्दाश्त बढ़ गई है और एक नई स्किल भी मिली सैंड थ्रो। सु किंगशू ने मुझमें हुए बदलाव पर ध्यान दिया। लगता है गनगन नाम म्यूटेंट जानवरों से कुछ अलग है। एक ही सुबह में लेवल 5 पर पहुंच गया। समय लगभग हो गया था। सु किंगशू अच्छे मूड में थी और मुझे सीक्रेट रियल्म से बाहर ले आई। किसी का ध्यान जाए इससे पहले हम चुपचाप निकल गए। लियू फेंग की मौत के बारे में उसका पिता लियू कियांग जरूर जांच करेगा, लेकिन वो इतनी जल्दी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इस दौरान मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। चलो गनगन, पहले बीस्ट टेमर सर्टिफिकेशन के लिए चलते हैं। सु किंगशू मुस्कुराते हुए सड़क पर चल रही थी। गेल स्पैरो भले ही ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन वो विंड रोलिंग स्पैरो जैसे बेकार पेट बीस्ट जैसा भी नहीं है। बीस्ट टेमर की परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीस्ट टेमर सेंटर के बड़े से हॉल में लोगों की भीड़ थी। सामने कुछ सर्विस काउंटर थे। सु किंगशू मुझे लेकर काउंटर पर गई और अपनी पहचान की जानकारी वहाँ के कर्मचारी को दी। कर्मचारी ने कागजात लेकर उन्हें ध्यान से देखा। उसका चेहरा अजीब होता जा रहा था। मिस, रैंक 1 बीस्ट टेमर के टेस्ट का सामना लेवल 5 के मॉन्स्टर से होता है। आपके गेल स्पैरो के लिए यह टेस्ट पास करना आसान नहीं होगा। बीस्ट टेमर 9 रैंक में बांटे होते हैं। हर रैंक में 10 लेवल होते हैं। रैंक 1 बीस्ट टेमर का टेस्ट थोड़ा आसान होता है। बस एक लेवल 5 के मैजिक बीस्ट से लड़ना होता है। लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट वाले पेट बीस्ट और मालिक के बीच तालमेल की कमी होती है। जब तक कि उसका लेवल मैजिक बीस्ट से ज्यादा न हो, जीतना मुश्किल होता है। और गेल स्पैरो जैसे कमजोर पेट बीस्ट के लिए तो यह और भी मुश्किल है। सु किंगशू को चुप देखकर कर्मचारी ने धीरे से आह भरी, लेकिन अगर आप जिद करती हैं, तो हम आपको रोकेंगे नहीं। सु किंगशू बहुत विनम्रता से मुस्कुराई। मुझे खुद पर यकीन है, मेरे लिए टेस्ट की व्यवस्था कर दीजिए। इसके बाद कर्मचारी हमें टेस्टिंग एरिया में ले गया। ठीक उसी समय बगल से किसी के जोर जोर से मजाक उड़ाने की आवाज आई। अरे, यह तो हमारी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सु किंगशू है ना? F रैंक टैलेंट और एक बेकार चूजा। क्या जोड़ी है तेरी तो। अगर मैं अभी बोल पाता तो मैं इन्हें डराकर चुप करा देता। लेकिन सु किंगशू का चेहरा शांत था। उसने उन लोगों के तानों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे कर्मचारी के पीछे बड़े से टेस्टिंग एरिया में आ गई। कर्मचारी ने कंट्रोल पैनल पर कुछ बटन दबाए और फिर सु किंगशू से कहा, अभी एक मैजिक बीस्ट आएगा। आपको बस अपने गेल स्पैरो के साथ मिलकर उससे लड़ना है। 3 मिनट तक टिके रहने पर आप पास हो जाएंगी। सु किंगशू ने धीरे से सिर हिलाया। वो टेस्टिंग एरिया के बीच में चली गई। मैं चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। अचानक एरिया के बीच की जमीन धीरे धीरे फटने लगी। एक विशाल पौधा जिसकी चारों ओर मोटी और जंगली बेलें लिपटी हुई थीं, जमीन के नीचे से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। एंशिएंट वाइन डीमन ट्री लेवल 10। इस मैजिक बीस्ट की जानकारी देखकर सु किंगशू की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दी। यह तो गलत है। रैंक 1 बीस्ट टेमर के टेस्ट का सामना तो लेवल 5 के मैजिक बीस्ट से होना चाहिए। मेरे लिए लेवल 10 का एंशिएंट वाइन डीमन ट्री क्यों अरेंज किया गया? मैं भी हैरान था। इस एंशिएंट वाइन डीमन ट्री के स्टैट्स मुझसे 4 गुना से भी ज्यादा थे। अब इससे कैसे लड़ें? जैसे ही सु किंगशू जवाबी हमले के बारे में सोच रही थी, एंशिएंट वाइन डीमन ट्री अचानक हिलने लगा। उसकी बेलें तेजी से बढ़ने लगी और हर तरफ से सु किंगशू और मेरी ओर लपकने लगी। गन गन, सावधान। सु किंगशू ने अपना हाथ उठाया और हवा में घुमाया। एक नीली तलवार की ऊर्जा निकली जिसने सामने से आ रही बेलों को काट दिया। लेकिन मेरी फुर्ती ने सु किंगशू को हैरान कर दिया। मैं बिजली की तरह तेज था। मैं बेलों के बीच की खाली जगह से तेजी से गुजरा और उड़ने की अपनी कमाल की स्किल दिखाई। कोई भी बेल मेरे पंखों को छू नहीं पाई। मैंने अपने दोनों पंखों को एक साथ हिलाकर कई विंड ब्लेड छोड़े। वो अनदेखे विंड ब्लेड हवा में घूम कर गए और तेजी से बेलों को काटने लगे। मैं लगातार सु किंगशू के लिए आगे का रास्ता साफ कर रहा था। एंशिएंट वाइन डीमन ट्री दर्द से चिल्लाया।
कटी हुई बेलों से गहरे हरे रंग का रस निकलकर जमीन पर टपक रहा था और उससे आवाज हो रही थी, जिससे वहाँ छोटे छोटे गड्ढे बन रहे थे। यह देखकर सू छिंगशुए बहुत खुश हुई। वो अपनी तलवार से उन बची हुई बेलों को काट रही थी जो मेरे हमले से बच गई थी और साथ ही मेरे पीछे पीछे आकर प्राचीन बेल वाले दैत्य पेड़ के करीब आ रही थी। बहुत अच्छे, गुनगुन, इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहो। सू छिंगशुए के हाथ में लंबी तलवार हवा की तरह घूम रही थी और वो फुर्ती से मेरे बनाए रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। मेरे बनाए रास्ते पर चलकर वो प्राचीन बेल वाले दैत्य पेड़ के पास पहुंच रही थी। मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। आखिर में तो इंसानी आंखों के लिए मुझे देख पाना भी मुश्किल हो गया था। बस बैलों के झुंड के बीच एक चांदी की चमक ही दिख रही थी। हवा को चीरती हुई कानों को चुभने वाली आवाज के साथ एक के बाद एक बेलें टूटकर गिर रही थीं। बाहर मॉनिटर देख रही लड़की बहुत हैरान थी। एक मामूली सी तेज हवा वाली चिड़िया इतनी तेज रफ्तार और प्रतिक्रिया वाली कैसे हो सकती है? क्या यह सच में एक बदली हुई प्रजाति है? जैसे ही प्राचीन बेल वाले दैत्य पेड़ को एहसास हुआ कि दोनों उसके करीब आ गए हैं, उसने बचाव के लिए तुरंत अपनी बेलें वापस खींच लीं। लेकिन मैंने अचानक तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और एक छोटा सा रेतीला तूफान खड़ा कर दिया। जो जगह पहले बिल्कुल खाली थी, वहाँ अचानक बहुत सारे रेत के छोटे छोटे कण आ गए। मेरे पंख फड़फड़ाने के साथ ही वे तेजी से घूमने लगे और लगभग 3 मीटर के दायरे में एक रेतीला तूफान बन गया। इस नज़ारे ने सू छिंगशुए का सर्टिफिकेशन देखने आए सभी लोगों को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि मैं भी चौंक गया था। यह तेज हवा वाली चिड़िया का रेत उड़ाने वाला हुनर है। पहले कभी नहीं सुना था कि यह इतना शक्तिशाली हो सकता है। दर्शकों में से कोई हैरानी से चिल्लाया, यह रेत उड़ाने वाला हुनर इतना जबरदस्त है। इस रेतीले तूफान का आकार जैसे जैसे वो अपने पंख फड़फड़ाता रहा, उसकी ताकत और भी बढ़ती जा रही थी। रेत के साथ उड़ते पत्थर गोलियों की तरह बेलों से टकरा रहे थे। जैसे जैसे रेत के तूफान की रफ्तार बढ़ती गई, पत्थरों की ताकत भी बढ़ती गई। उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वे बेलों को भी तोड़ सकते थे। प्राचीन बेल वाला दैत्य पेड़ जोर से चीखा। पत्थरों की इस जोरदार बौछार से उसके कठोर बाहरी कवच में भी दरारें आ गई थीं। मैं मन ही मन खुश हुआ। यह रेत उड़ाने वाला हुनर मेरी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। यह इतनी जबरदस्त शारीरिक ताकत पैदा कर सकता है। रेतीले तूफान में मौजूद पत्थर अनगिनत छोटे चाकुओं की तरह थे, जो लगातार प्राचीन बेल वाले दैत्य पेड़ के कवच को काट रहे थे और उसके शरीर पर कई घाव फैलते जा रहे थे। और जाहिर है, सू छिंगशुए ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। सही समय पर वार करना ही जीत की कुंजी थी। इस समय उसके पास न तो उसकी खास उड़ने वाली तलवार थी और न ही कोई दूसरा अच्छा हथियार, तो वो खुद ही सबसे तेज तलवार थी। इस समय उसके पास न तो उसकी खास उड़ने वाली तलवार थी और न ही कोई दूसरा अच्छा हथियार, तो वो खुद ही सबसे तेज तलवार थी। जैसे ही मैंने प्राचीन बेल वाले दैत्य पेड़ का कवच तोड़ा, सू छिंगशुए ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी। एक ही पल में वो प्राचीन बेल वाले दैत्य पेड़ के सामने पहुंच गई और अपनी सारी तलवार की ऊर्जा उंगलियों के सिरों पर इकट्ठा कर ली। उसने अपनी उंगली दैत्य पेड़ के शरीर पर रखी और तलवार की ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी। उसने दैत्य पेड़ की उस रक्षा प्रणाली को बेकार कर दिया जिस पर उसे बहुत घमंड था। तलवार की ऊर्जा पेड़ के शरीर के अंदर तबाही मचा रही थी। बस कुछ ही पलों में उसने प्राचीन बेल वाले दैत्य पेड़ के विशाल शरीर को टुकड़ों में काट दिया। प्राचीन बेल वाला दैत्य पेड़ वहीं जम गया और फिर जोरदार धमाके के साथ टूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे एक भारी आवाज हुई। उस समय पूरा टेस्टिंग हॉल एकदम शांत था। टेस्ट की निगरानी कर रहे सभी लोग इस नज़ारे को देखकर इतने हैरान थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हे भगवान, वो तो प्राचीन बेल वाला दैत्य पेड़ था। वे लोग 10वें स्तर के एक जादुई दानव को मारने में कामयाब हो गए और मैं, जो अभी टेस्ट वाली खास जगह से बाहर निकला था। सामने खड़ी स्टाफ की लड़की का हैरान चेहरा देखकर सू छिंगशुए को एहसास हुआ कि शायद उसने कोई गड़बड़ कर दी है। उसने सोचा था कि यह बस एक आम सा टेस्ट है, पर उसने तो गिल्ड के एक जरूरी जादुई दानव को ही मार डाला। माफ करना। सू छिंगशुए का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। मैं सू छिंगशुए के कंधे पर खड़ा था और मैंने भी अपना सिर झुका लिया। लेकिन तभी गिल्ड के प्रमुख ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस जादुई दानव को मारना उसकी अपनी काबिलियत थी, उसे जिम्मेदार होने की कोई जरूरत नहीं है। गिल्ड ने तो सू के साथ बड़ी विनम्रता से बात की। कलिंगशुए, तुमने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन पूरा कर लिया है, बधाई हो। आज से तुम आधिकारिक तौर पर पहले रैंक की बीस्ट टेमर बन गई हो। इंचार्ज ने सू कलिंगशुए को एक सुनहरा चमकता हुआ कार्ड दिया। जैसे ही सू कलिंगशुए जाने वाली थी, उसे अचानक कुछ याद आया। वो अचानक मुड़ी और गिल्ड के अधिकारी से पूछा, क्या मैं इस प्राचीन बेल वाले दानव पेड़ का शरीर ले सकती हूँ? सू कलिंगशुए ने जमीन पर पड़े विशाल पेड़ की ओर इशारा किया। उसने उम्मीद भरी नजरों से अधिकारी की ओर देखा। अधिकारी ने कुछ देर सोचा। लेवल 10 के दानव क्रिस्टल कोर नहीं बनाते, इसे रखने का कोई फायदा नहीं है। तो उसने सोचा कि एक एहसान कर ही देते हैं और प्राचीन बेल वाले दानव पेड़ का शरीर सू कलिंगशुए को दे दिया। जब तुमने ही इसे हराया है तो इसका शरीर तुम्हारा ही हुआ। वैसे भी यह हमारे किसी काम का नहीं है। घर पहुंचने के बाद
सु कलिंगशुए ने प्राचीन बेल वाले दानव पेड़ के शरीर का एक टुकड़ा निकाला और मुझे उसे खाने का इशारा किया। गन, यह लेवल 10 के दानव का शरीर है। यह तुम्हारे लेवल से भी ज्यादा है। पता नहीं तुम इसे पचा भी पाओगे या नहीं। मैंने बस अपना छोटा सा मुंह खोला और तुरंत प्राचीन बेल वाले दानव पेड़ का पूरा टुकड़ा निगल गया। डिंग, लेवल 10 के दानव, प्राचीन बेल वाले दानव पेड़ का टुकड़ा निगला। एवोल्यूशन पॉइंट्स +5। मैंने प्राचीन बेल वाले दानव पेड़ के सारे टुकड़े खा लिए। मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स 100 हो गए। इस बार मैंने इवॉल्व होने की जल्दी नहीं की, बल्कि मैंने और पॉइंट्स जमा करने का फैसला किया। आखिरकार मेरा अभी का तूफानी स्पैरो फॉर्म भी काफी अच्छा है। सु कलिंगशुए को एहसास हुआ कि अगर हम दोनों को जल्दी से ताकतवर बनना है तो लगातार दानवों का शिकार करना ही एकमात्र तरीका है। इसलिए उसने एक सीक्रेट डंजन में जाने का फैसला किया ताकि वो ताकतवर बन सके और साथ ही कुछ कीमती दानवों को मारकर उनसे मिलने वाली चीजों से घर के खर्च में मदद कर सके। जब सु कलिंगशुए गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी फोन की तेज घंटी ने उसकी सोच को तोड़ दिया। फोन करने वाली उसकी अपनी माँ थी। उस समय सु की माँ ने घबराई हुई और रोती हुई आवाज में कहा, कलिंगशुए, तुम्हारे पापा के साथ एक हादसा हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन हमारे पास अभी पैसे की बहुत तंगी है। कलिंगशुए, तुम चिंता मत करो, वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। फोन काटने के बाद सु कलिंगशुए सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी भरी हुई थी। फिर उसने एक गंभीर चेहरे के साथ तुरंत कहा, गन, हम बाहर चलकर देखते हैं कि पैसे कमाने का कोई तरीका है या नहीं। तो वो सबसे पहले बीस्ट टेमर गिल्ड गई, लेकिन लेवल बहुत कम होने की वजह से कई लोगों ने बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया। जब वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, तभी एक लड़की सु कलिंगशुए के सामने आई। उसकी आंखों में तारीफ का भाव था। छोटी बहन, मुझे लगता है कि तुम बहुत हिम्मती हो। अकेले गिल्ड में टीम ढूंढने की हिम्मत कर रही हो। मुझे अपने पापा के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। सु कलिंगशुए ने धीमी आवाज में कहा, तो फिर क्यों न मैं तुम्हें अपने साथ एक डंजन में ले चलूं? वैसे भी मेरे पास अभी करने को कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ एक चक्कर लगा लेती हूँ। लड़की मुस्कुराई। चूँकि हम 2 लोगों की टीम है, तो हम दोनों अपने औसत लेवल वाले सीक्रेट डंजन में जा सकते हैं। मैं अभी लेवल 15 की हूँ, तुम लेवल 5 की हो। हम लेवल 10 के डंजन में जा सकते हैं। यह थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिरकार मैंने कल तुम्हारा बीस्ट टेमर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन वाला मामला देखा था। यह तुम्हारे लेवल बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। सु कलिंगशुए की हालत के बारे में जानने के बाद ली युवेई ने अगले कुछ दिनों तक उसे पैसे कमाने में मदद करने का फैसला किया। उसी समय डंजन का पोर्टल खुल गया। सु कलिंगशुए और मैं ली युवेई के पीछे गए। हमने इस लेवल 10 के डंजन में कदम रखा। इस सीक्रेट डंजन की मुश्किल कम नहीं है। तुम सावधान रहना, मैं कोशिश करूंगी कि दखल न दूं ताकि तुम खुद प्रैक्टिस कर सको, और अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी ज्यादा मिलेगा। ली युवेई ने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। सु कलिंगशुए ने सिर हिलाया। उसकी नजर पक्की और आत्मविश्वास से भरी थी। मैं सु छिंगशुए के कंधे पर खड़ा था और मेरे चांदी जैसे पंख चमक रहे थे। मैं आने वाली लड़ाई के लिए उत्साहित था। रहस्यमयी जगह पूरी तरह से वीरान थी। तेज हवाएं चल रही थीं और हर तरफ पीली रेत उड़ रही थी। दूर कुछ राक्षस घूम रहे थे। वो रेतीले रेंगने वाले जीव थे, 10वें लेवल के राक्षस। उनकी रफ्तार बहुत तेज है, तुम लोग सावधान रहना। ली युवेई ने दूर पीली रेत में तेजी से हिलती हुई कुछ परछाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा, रेत उड़ाओ। सु छिंगशुए ने आदेश दिया। मैंने तुरंत ऊंची उड़ान भरी और अपने चांदी जैसे पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। पल भर में मैंने एक छोटा रेतीला तूफान खड़ा कर दिया जिसने कई मीटर के दायरे में सब कुछ ढोंक लिया। रेतीले रेंगने वाले जीव इस बंजर रेगिस्तान के मूल निवासी थे। उन्हें जाहिर तौर पर ऐसे रेतीले तूफान वाले हमले की उम्मीद नहीं थी। वो सब उड़ती हुई रेत में फंस गए और उनकी नजर तो धुंधली हो ही गई थी, पर तूफान में उड़ते रेत के कण चाकुओं की तरह लगातार उनके कवच को काट रहे थे। सु छिंगशुए बिजली की तेजी से आगे बढ़ी और अपनी तलवार की ऊर्जा उंगलियों पर इकट्ठा की और सीधे रेतीले रेंगने वाले जीव के कमजोर हिस्से पर हमला कर दिया। बस एक उंगली घुमाते ही पहला रेतीला रेंगने वाला जीव जमीन पर गिर पड़ा। सु छिंगशुए जरा भी नहीं रुकी। वो मुड़ी और एक ही वार में दूसरे रेतीले रेंगने वाले जीव को भी मार गिराया। और मैं हवा में मोड़राते हुए लगातार रेत उड़ाने वाली अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता रहा ताकि सभी राक्षस काबू में रहें। इससे न सिर्फ दुश्मनों को दिखना बंद हो गया, बल्कि सु छिंगशुए भी उनकी नजरों से छिपी रही। दूर खड़ी ली युवेई यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि 5वें लेवल के ये 2 छोटे जीव उसकी काबिलियत भी अपनी उम्र के लोगों से कहीं ज्यादा थी। आखिर ये लड़की है कौन? ली युवेई ने मन ही मन सोचा। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं तुरंत नीचे उतरा और उन राक्षसों के शरीर को निगलने लगा।
मैं जीत के इस इनाम को बड़े मजे से खा रहा था। मुझे लगा कि मैं विकसित होने के एक और कदम करीब आ गया हूँ। ली युवे की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। यह तूफानी गौराया राक्षसों के शरीर खा रही है? आम पालतू जानवर तो ऐसा नहीं करते। लड़ाई जारी रही। सु छिंगशुए और मेरे बीच का तालमेल और भी बेहतर होता जा रहा था। मैं मैदान को काबू में रखता था और सु छिंगशुए दुश्मनों को खत्म करती थी। हम दोनों का तालमेल इतना जबरदस्त था कि हमें कोई नहीं रोक सकता था। ली युवे और भी ज्यादा हैरान होती जा रही थी। यह बिल्कुल भी किसी नए मास्टर और उसके पालतू जानवर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि वो सालों पुराने साथियों की तरह लग रहे थे। एक और। सु छिंगशुए ने दूर एक पत्थर के बने राक्षस की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में लड़ने की एक चमक थी। मैं तुरंत आसमान में ऊंचा उड़ा और अपनी रेत उड़ाने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया। रेत के बवंडर ने पत्थर के राक्षस को घेर लिया। हालांकि इससे उसकी हरकतें पूरी तरह से तो नहीं रुकी, पर उसे दिखना काफी कम हो गया था। सु छिंगशुए ने मौका देखकर इंद्रधनुष जैसी अपनी तलवार की ऊर्जा से हमला किया और सीधे राक्षस के कमजोर हिस्से पर वार किया। तलवार की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि कुछ भी तोड़ सकती थी। कमजोर हिस्से पर चोट लगते ही पत्थर का राक्षस धड़ाम से जमीन पर गिर गया। इस तरह मैं और सु छिंगशुए उस रहस्यमयी जगह में आगे बढ़ते रहे। सु छिंगशुए का लेवल 7 तक पहुंच गया था और मैं भी 8वें लेवल पर पहुंच गया था। जब हमने 9वें-10वें लेवल के राक्षस को मारा तो मैंने उसके शरीर को भी निगल लिया। आखिरकार सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनाई दिया। मैंने बिना किसी झिझक के विकसित होने का विकल्प चुना। जानी पहचानी रोशनी ने मुझे एक बार फिर से घेर लिया। मेरे शरीर में बदलाव होने लगे। मेरे पंख और भी लंबे और मजबूत हो गए। मेरे पंखों का रंग चांदी से बदलकर गहरा नीला हो गया। उन पर सुनहरे रंग की धारियां थीं, जो देखने में बहुत शानदार लग रही थीं। यह नजारा देखकर ली युवे की आंखें फटी की फटी रह गईं। पालतू जानवर खुद से भी विकसित हो सकते हैं। रोशनी के हटते ही मेरा विकास पूरा हो चुका था और मैं एक बिल्कुल नए रूप में सामने आया। मैं अपने अंदर की भरपूर ताकत को महसूस कर सकता था, खास तौर पर अपनी नई मिली हम शक्ल बनाने की शक्ति को, जिसकी मदद से मैं कुछ ही समय में अपने कई रूप बना सकता था। इसके साथ ही सिस्टम ने एक जरूरी संकेत भी दिया। होस्ट के 3 इवोल्यूशन पूरे होने का पता चला है। अब इवोल्यूशन ब्रांच सिस्टम शुरू किया जा रहा है। आगे के इवोल्यूशन के लिए इवोल्यूशन पॉइंट्स के अलावा कुछ खास आइटम्स की भी जरूरत होगी जो इवोल्यूशन के लिए अहम है। इवोल्यूशन ब्रांच 1 अहम आइटम सिल्वर स्पैरो प्यूपिल। इवोल्यूशन का लक्ष्य। इवोल्यूशन ब्रांच 2 अहम आइटम धरती का कोर। इवोल्यूशन का लक्ष्य चोंग क्यू। इवोल्यूशन ब्रांच 3 अहम आइटम वीक वाटर क्रिस्टल। इवोल्यूशन का लक्ष्य शेंग यू। इवोल्यूशन ब्रांच 4 अहम आइटम रेड फ्लेम स्टोन। इवोल्यूशन का लक्ष्य चीलिंग। इवोल्यूशन ब्रांच 5 अहम आइटम जेड सेगमेंट। इवोल्यूशन का लक्ष्य क्यूरू। यह सब जानकारी देखकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। ये सब तो शानहाइजिंग की कहानियों के पौराणिक जानवर हैं। हालांकि ये फूड चेन में सबसे ऊपर वाले पौराणिक जानवर नहीं हैं, लेकिन यह साफ है कि यह इवोल्यूशन ब्रांच अभी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुई है। हमने उस खुफिया इलाके को लगभग पूरा छान मारा था। उन दोनों ने बहुत सारे मॉन्स्टर मटेरियल्स और खजाने इकट्ठा किए। हालांकि हमने बहुतों को मारा, लेकिन पता नहीं सिस्टम की आदत बिगड़ गई थी या क्या। ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स को खाने के बाद लो लेवल मॉन्स्टर्स को खाने से मिलने वाले इवोल्यूशन पॉइंट्स ना के बराबर थे। आखिर में जब हम उस खुफिया इलाके से निकले तो मेरे पास इवोल्यूशन पॉइंट्स बस मुश्किल से 1000 के पार पहुँचे थे। 2 लाख के टारगेट के मुकाबले यह बहुत ही कम था। शहर वापस आने के बाद हमने सारा जीता हुआ सामान बेच दिया। कुल मिलाकर 1,20,000 की कमाई हुई। पहले हुए समझौते के मुताबिक हम सिर्फ इसका 5वां हिस्सा लेंगे, यानी 24,000। ली युवी ने कहा, बाकी के पैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारे पापा के इलाज के लिए काफी होंगे, है ना? सु छिंगशुए ने एहसानमंदी से सिर हिलाया। शुक्रिया युवी दी। हाँ, इतने पैसे काफी हैं। क्या हम कल भी यही करेंगे? बिल्कुल, मैं कल यही तुम्हारा इंतजार करूंगी, ली युवी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपनी राह चले गए। लेकिन जैसे ही वो अलविदा कहने के लिए मुड़ी, ली युवी ने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। अगली सुबह सु छिंगशुए डंजन मैनेजमेंट ऑफिस पहुंची। उसे लगा था कि ली युवी वहां मिलेगी, लेकिन इधर उधर देखने पर भी वो कहीं नजर नहीं आई। अजीब बात है, युवी दी अभी तक क्यों नहीं आई? सु छिंगशुए ने माथे पर बल डालकर अपनी कलाई घड़ी में समय देखा। मैं सु छिंगशुए के कंधे पर खड़ा होकर चौकन्ना होकर चारों ओर देख रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी अच्छे कपड़े पहने 2 हंटर्स धीरे धीरे सु छिंगशुए की तरफ आए। ओ खूबसूरत लड़की, अकेली हो क्या? हमारे साथ टीम बनाना चाहोगी? लीडर जैसे दिख रहे आदमी ने सु छिंगशुए को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में छिछोरापन था। माफ करना, मेरी पहले से ही एक टीम है, सु छिंगशुए ने रूखेपन से जवाब दिया। उसके लहजे में साफ इनकार था।
लेकिन वो आदमी माना नहीं। उसके चेहरे पर एक छिछोरी मुस्कान थी। इतनी सुंदर लड़की का अकेले रहना बहुत खतरनाक है। तुम हमारे साथ आ जाओ, गारंटी है कि तुम्हारी कमाई दोगुनी हो जाएगी। मैंने कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है। सु छिंगशुए की आवाज और भी ज्यादा सख्त हो गई। उसकी नजर भी तेज हो गई। सु छिंगशुए का सख्त रवैया देखकर उस आदमी ने और जोर नहीं दिया। वो बस एक मतलब भरी हौसी हौसा और हाथ हिलाया, जैसी तुम्हारी मर्जी छोटी हसीना, किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। यह कहकर वो अपने साथी के साथ मुड़कर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक शातिर और ठंडी मुस्कान थी जिसे देखना मुश्किल था। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी ली युवी नहीं आई। सु छिंगशुए और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मॉडल अकेले लो लेवल डंजन में जाने का फैसला। गुनगुन, जब युवेदी नहीं आई तो हम खुद ही लो लेवल डंजन में चलते हैं। वैसे भी अब हमारी ताकत कम नहीं है। सु छिंगशुए ने धीरे से मेरे पंख सहलाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और सहमति में चहचहाया। मैं भी जल्द से जल्द अपना लेवल बढ़ाकर और ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स पाना चाहता था। और बस सु छिंगशुए ने लेवल 7 का डंजन चुना और अकेले ही उसमें चली गई। लेकिन सु छिंगशुए के डंजन में जाने के कुछ ही देर बाद वे लोग जो अभी उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, वे भी चुपके से अंदर आ गए। उनकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। लो लेवल डंजन के अंदर सु छिंगशुए ने ताबड़तोड़ हमले किए। वो हाई लेवल डंजन की तरह बिल्कुल भी सतर्क नहीं थी, बल्कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ खींच लेती और फिर मुझे अपनी सैंडस्टॉर्म स्किल का इस्तेमाल करके उन सबको एक ही बार में खत्म करने देती। गुनगुन, सैंडस्टॉर्म। सु छिंगशुए के हुक्म देते ही मैंने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गया और तुरंत ही डंजन में एक छोटा बवंडर बन गया। अनगिनत राक्षस तूफान के बीच में खिंच गए और सु छिंगशुए अपनी उंगलियों से तलवार का इशारा बनाते हुए तूफान के बीच से गुजर रही थी। उसका हर एक वार राक्षस के कमजोर हिस्से पर लग रहा था। बस कुछ ही मिनटों में उसने एक बड़े हिस्से को साफ कर दिया था। लगातार लड़ाइयों की वजह से सु छिंगशुए का लेवल जल्दी ही बढ़कर लेवल 8 हो गया। वो अपने अंदर की एनर्जी को और ज्यादा भरा हुआ महसूस कर सकती थी। अब वो अपने शरीर के अंदर एक स्वॉर्ड एम्ब्रियो बना सकती थी और उस स्वॉर्ड एम्ब्रियो से अपनी तलवार को और ताकतवर बना सकती थी। आखिरकार मैं स्वॉर्ड एम्ब्रियो पर काम शुरू कर सकती हूँ। इस तरह मेरी स्वॉर्ड इमॉर्टल क्लास और भी आगे बढ़ जाएगी। सु छिंगशुए मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन उसे इस बात की हैरानी हुई कि वो अपनी बढ़ी हुई ताकत को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाई थी कि चारों तरफ से राक्षसों के झुंड उसकी ओर आने लगे। ये क्या हो रहा है? ये सारे राक्षस एक साथ क्यों आ रहे हैं? सु छिंगशुए ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लो लेवल डंजन में ऐसा होना बहुत ही अजीब था। उसके पास मेरे साथ मिलकर अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए राक्षसों के एक के बाद एक हमलों का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमलों से घिरी सु छिंगशुए पूरी तरह से थक गई थी और एक चट्टान के सहारे हौंफ रही थी। ये राक्षस बहुत अजीब हैं। ये इस तरह लगातार क्यों आ रहे हैं? सु छिंगशुए ने सतर्क होकर चारों ओर देखा। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी पास से ही तालियों की आवाज आई, जिससे डंजन की खामोशी टूट गई। वाह वाह, इस छोटी हसीना की ताकत तो वाकई में बहुत ज्यादा है। अंधेरे से कुछ जाने पहचाने लोग बाहर निकले। ये वही लोग थे जो मैनेजमेंट ऑफिस में उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम्हारे पास मुकाबला करने की ताकत नहीं बची है। ग्रुप के लीडर ने अपने होंठों पर जीभ फिराई। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। जब सबने सोचा कि सु छिंगशुए अब उनके रहमोकरम पर होगी, तभी मैं अचानक उड़ गया और जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगा, जिससे एक ऐसा भयंकर तूफान उठा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और उसी समय जो सु छिंगशुए पहले कमजोर दिख रही थी, उसने अचानक हैरान कर देने वाली तेजी दिखाई। वो भीड़ के बीच से एक भूत की तरह गुजर गई। आखिर में उसने बस शांति से अपना हाथ झटका और उसकी उंगलियों से खून की कुछ बूंदें निकली। उन आदमियों को चीखने का भी मौका नहीं मिला और वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में अविश्वसनीयता का भाव था। सु छिंगशुए ने अपने पिछले जन्म में न जाने कितनी ही बार ऐसी चीजों का सामना किया था। वो बहुत पहले ही अपनी असली ताकत छिपाकर दुश्मन को खुद को कमजोर दिखाना सीख चुकी थी। क्या तुमने तमाशा देख लिया? उन लोगों से निपटने के बाद सु छिंगशुए अचानक एक खाली कोने की तरफ मुड़ी। तुम अब भी बाहर नहीं आओगी, ली युवे दीदी। परछाई से एक जानी पहचानी सिलुएट धीरे धीरे बाहर आई। वो ली युवे थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। छोटी बहन, क्या कमाल की स्किल्स हैं तुम्हारी, क्या कमाल के तरीके हैं। तुम्हारी बड़ी बहन सच में बहुत खुश है, लेकिन अफसोस की बात है कि छोटी बहन को यही हमेशा के लिए सोना होगा। ली युवे की मुस्कान धीरे धीरे खौफनाक होती गई। तुम्हारी चिड़िया का ख्याल तुम्हारी ये बहन रख लेगी। उसकी निगाहें मुझ पर अटकी, लालच और हवस से भरी हुई। एक बीस्ट मास्टर के मरने के बाद उसका पालतू बीस्ट फिर से बिना मालिक का हो जाता है और कमोर पापी जाता है। 1 घंटे के बाद वो पालतू बीस्ट फिर से एक जंगली जादुई जानवर बन जाता है, जिसे दोबारा अपना पालतू बनाया जा सकता है। ली युवे का यही इरादा था।
मेरा ऊन खौल उठा। मुझे मारकर मेरा छाजाना लूटना चाहती हो? पहले अपने बाप से तो पूछ ले। मैं अपने पंख फड़फड़ाकर ली युवे की तरफ झपटा। सू चिंगशुए का चेहरा डर से पीला पड़ गया। गन नहीं। अपने शिकार को खुद अपनी ओर आता देख ली युवे मुस्कुराई। बिना मेहनत किए ही काम बन गया। उसने अपना हाथ उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। छोटे, अब तुम मेरे हो। सू चिंगशुए चीख पड़ी और बर्दस्ती अपने शरीर की स्वॉर्ड एनर्जी को चलाने लगी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है और वो बहुत डर गई। गड़बड़ हो गई। अभी मैं बस पूरी ताकत से दुश्मन को मारने पर ध्यान दे रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अब मेरी स्वॉर्ड एनर्जी खत्म हो चुकी है। मैं गन को बचा भी नहीं सकती। ली युवे ने ताना मारते हुए कहा, लगता है मेरी प्यारी बहन, अब तुम अपनी घास तलवारबाजी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब ऐसा है तो तुम्हारी ये बहन तुम्हें आवेरी सर पर भेज देती है। यह कहकर उसने सीटी बजाई और पास की झाड़ियों से एक सफेद लोमड़ी उछलकर बाहर आई। छोटी, सू चिंगशुए पर अपनी पूंछ से हमला करो। सफेद लोमड़ी को हुक्म मिला। उसने अपनी पूंछ घुमाकर सू चिंगशुए की छाती की तरफ हमला किया। सू चिंगशुए धीरे धीरे अपने शरीर में स्वॉर्ड एनर्जी वापस ला रही थी। उसके पास हमले को रोकने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वो अपनी तरह आती लोमड़ी की पूंछ को देखकर बस कड़वाहट से मुस्कुरा सकी। दोबारा जिंदगी मिलने के बाद भी मुझे इस कमीनी के धोखे से मरना पड़ रहा है। तभी उस नाउक मोड़ पर मेरी तेज चहचहाने की आवाज गूंजी। मैंने तेज से अपने पंख फड़फड़ाए और अचानक हवा में धूल का एक गुबार उठा। उसने सू चिंगशुए पर हमला कर रही सफेद लोमड़ी को ढक लिया। फैली हुई धूल ने लोमड़ी की नक को धुंधला कर दिया। यह देखकर सू चिंगशुए की हिम्मत बढ़ गई। गन तुम बहुत कमाल के हो। इस मौके का आयदा उठाकर सू चिंगशुए ने बर्दस्ती अपने शरीर में बची हुई आखिरी शक्ति को भी इस्तेमाल किया। उसने अपनी उंगलियों को तलवार की तरह बनाया और उसकी उंगलियों पर तलवार की एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। तलवार की रोशनी चमकी और सीधे लोमड़ी की पूंछ पर जा लगी। एक आवाज के साथ ही लोमड़ी की पूंछ कट गई। सैयद लोमड़ी ने तुरंत लड़ने की ताकत खो दी और धूल में दर्द से तड़पने लगी। मुझे पकड़ने वाला ली युवे का हाथ भी आली रह गया। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। यह कैसे हो सकता है? उसने तो उस छोटी चिड़िया को पकड़ ही लिया था ना। उसने अपनी हथेली की तरफ देखा। वहाँ से एक धुंधली सी परछाई थी जो गायब हो रही थी। मेरी जीप की चहचहाहट पास से सुनाई दी। देखा तुमने? इसे कहते हैं सही वक्त पर सही चीज का इस्तेमाल। दुश्मन को धोखा देने के लिए इल्यून बॉडी सबसे अच्छी चीज है। जिस पल ली युवे का ध्यान भटका, उसी पल सू चिंगशुए की दूसरी स्वॉर्ड एनर्जी तैयार हो चुकी थी। नीले रंग की तलवार की रोशनी सीधे ली युवे की भौहों के बीच में थी। घबराहट में उसकी आंखों में एक मजबूत इरादा चमका और उसने दांत भींचकर अपने कपड़ों से एक पीला तावी निकाला। वो तावी बिना हवा के गुद ही जलने लगा। अब इस मोड़ पर मैं अपना असली हुनर और नहीं छिपा सकती। ली युवे मन ही मन गुश हुई। भले ही मेरे हाथ में यह सिर्फ एक पहले लेवल का पैरालिसिस तावी है, इसकी ताकत ज्यादा नहीं है, पर जब तक मैं इस छोटी लड़की की हरकतों को रोक सकती हूँ, भले ही सिर्फ एक पल के लिए, मेरे पास हार को जीत में बदलने का मौका होगा। वो छोटी चिड़िया सिर्फ मेरी हो सकती है। मैं भला उसे यह मौका कैसे देता? जैसे ही तावी एक्टिवेट हुआ, मैं सू चिंगशुए के सामने आकर खड़ा हो गया। स्काई रेंड, हरे नीले रंग का ब्लेड पीले पैरालिसिस तावी से जोर से टकराया। इवॉल्व होने के बाद स्काई रेंड स्लैश की रेंज दोगुनी हो गई थी और उसकी ताकत भी पहले से कहीं ज्यादा थी। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि एक अजीब सी ताकत ने मेरे शरीर को जकड़ लिया है। यह देखकर ली युवे का चेहरा डर से पीला पड़ गया। इस पालतू जानवर को क्या हो गया? ये तो खुद अपने मालिक की रक्षा कर रहा है। सू चिंगशुए ने साफ तौर पर कोई आदेश नहीं दिया था और स्काई रेंडिंग स्लैश का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ था। वो सू चिंगशुए की नीली तलवार की ऊर्जा के साथ मिल गया और सीधा ली युवे के शरीर से जा टकराया। ली युवे जोर से चीखी और हवा में उड़कर जमीन पर जा गिरी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसकी सांसें कमजोर हो गईं और उसने लड़ने की अपनी सारी हिम्मत खो दी। सू चिंगशुए ने मुझे अपने सामने खड़ा देखकर दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की। गन सच में मेरा लकी स्टार है। वो तेजी से आगे बढ़ी। उसने अपनी उंगलियों से मेरे शरीर पर लगे इमोबिलाइजेशन तावीज को धीरे से हटा दिया। तावीज के हटते ही मैं तुरंत फिर से हिलने डुलने लगा। हम दोनों, इंसान और पालतू जानवर, ली युवे के सामने चले गए। सू चिंगशुए की आंखों में कोई रहम नहीं था। तभी तलवार की ऊर्जा एक बार फिर चमकी। तलवार की तेज रोशनी फॉक्स के शरीर में घुस गई। फॉक्स का शरीर कुछ देर तक तड़पता रहा और फिर उसमें कोई हरकत नहीं हुई। ली युवे की आंखों में निराशा छा गई। सू चिंगशुए ने उसे कुछ और कहने का मौका नहीं दिया। तलवार की ऊर्जा का एक और वार हुआ जो ली युवे की गर्दन के आर पार हो गया। ली युवे खून के तालाब में गिर गई। तभी आसमान से एक सुनहरी गर्म रोशनी नीचे आई। वो सू चिंगशुए के शरीर पर छा गई। आखिर मेरा लेवल 10 हो ही गया। सू चिंगशुए ने अपने शरीर में और भी ज्यादा ताकत महसूस की। वो हैरान भी थी और खुश भी।
मैं मन ही मन सोचने लगा, जैसा कि रिबर्थर मैडम से उम्मीद थी, वो मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। कितनी खौफनाक है। फिर से खाने का समय हो गया था। मैं खुशी से 2 बार चिल्लाया। मैं फॉक्स की लाश के पास उड़कर गया और उसे निगलने लगा। इन दोनों को खत्म करके मुझे सिर्फ 130 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। अगली बार इवॉल्व होने के लिए जरूरी 2 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स के मुकाबले ये खाना तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। मैं दोबारा कब इवॉल्व हो पाऊंगा? जब हम डंगोन मैनेजमेंट सेंटर से बाहर निकले तो सु चिंगशुए मुझे खाने के लिए एक बड़े सुपरमार्केट में ले गई। गन, मैं देखती हूँ कि क्या मुझे कोई अच्छा पालतू जानवरों का खाना मिल सकता है। मैं इसके 10-8 पैकेट खरीदूंगी। मैंने टेस्टिंग एरिया में रखे पालतू जानवरों के खाने पर नजर डाली और 2 निवाले खाए। सिर्फ 1 इवोल्यूशन पॉइंट मिला। ये तो कुछ भी नहीं है। इससे तो मेरे दांतों के बीच की जगह भी नहीं भरेगी। इतने कम इवोल्यूशन पॉइंट्स देखकर मेरा मन उचट गया, लेकिन तभी पास के दुकानदार ने मुझे पकड़ लिया। ये किसका विंड पियर्सिंग स्पैरो है? हमारी दुकान में चखने के नियम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ खा जाओगे। हर जाना दो, वरना मैं एनफोर्समेंट टीम को बुलाऊंगा। सु चिंगशुए ने तुरंत माफी मांगी। माफ कीजिए, मेरे गन की भूख थोड़ी ज्यादा है। आपको कितना हर जाना चाहिए? दुकानदार की नजरें सु चिंगशुए पर पड़ी और वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। नियमों के हिसाब से तुम्हें 4 लाख देने होंगे। ये मोटा आदमी साफ साफ हमें लूट रहा था। ये सुनकर सु चिंगशुए परेशान हो गई। ठीक उसी समय भीड़ से एक लंबा और पतला नौजवान बाहर निकला। उसने साधारण शिकारी कपड़े पहने हुए थे और उसका शरीर गठीला था। नौजवान सु चिंगशुए के सामने खड़ा हो गया और दुकानदार से बोला, जू भाई, ये तो ठीक है कि सुंदर लड़की सबको अच्छी लगती है, लेकिन इस तरह एक लड़की को परेशान करना गलत है। मैं बगल से सब देख रहा था जब से ये लंबा और पतला आदमी आया है। रिबर्थर मैडम तो शर्मा रही हैं। पास खड़ी सु चिंगशुए का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखें चमक उठी। ब्लड गॉड, श्याओ चनफंग, क्या ये सच में वही है? पिछले जन्म में उसने मेरे साथ मिलकर लेवल 80 के राक्षसों से लड़ाई की थी। वो बाद के समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। इस जन्म में मैं उससे इतनी जल्दी मिल गई। वो पिछले जन्म की तरह ही अब भी कमजोरों के लिए लड़ना पसंद करता है। तभी श्याओ चनफंग ने सीधे एक पुरानी तलवार निकाली। तुम्हें 4 लाख चाहिए, है ना? ये पैसे मैं इस लड़की की तरफ से दूंगा। झू बेई एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन के अंदर 4 लाख ले आओ, वरना यह चाकू काबू से बाहर हो जाएगा। इसके बाद वह तेजी से चलकर सु चिंगशुए के पास पहुंचा, जो वहां से जाने ही वाली थी। मिस रा, रुकिए, क्या हम एक साथ टीम बनाकर डंगोन में जा सकते हैं? मुझे जल्द से जल्द वो 4 लाख जमा करने हैं। सु चिंगशुए ने श्याओ चनफंग को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। ली युवेई ने उसे धोखा दिया था, जिससे वह मरते मरते बची थी। क्या सामने वाले इस आदमी पर सच में भरोसा किया जा सकता है? लेकिन आखिर वह भविष्य का ब्लेड गॉड श्याओ चनफंग है। वह मन ही मन बहुत उलझन में थी। उसने अनजाने में सिर झुकाकर अपनी गोद में बैठे मुझे देखा। गुनगुन, क्या हमें इस लड़के के साथ टीम बनानी चाहिए? इस श्याओ चनफंग नाम के आदमी की आंखों में चालाकी थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन डंगोन में जाकर मॉन्स्टर्स को मारने से जल्दी इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा हो सकते हैं। इवॉल्व होने के लिए यह करना ही होगा। जोखिम के साथ हमेशा मौका भी आता है। मैंने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और सु चिंगशुए के कंधे पर धीरे से 2 बार चोंच मारी। जब गुनगुन को ही कोई ऐतराज नहीं है, तो एक बार के लिए उस पर भरोसा कर लेते हैं। सु चिंगशुए ने सिर उठाकर श्याओ चनफंग की ओर देखा। ठीक है। श्याओ चनफंग की आंखों की गहराई में एक सुनहरी चमक दिखाई दी, जिसे देखना मुश्किल था। हाँ, यही सही है। बस उसके करीब पहुंच जाऊं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं लेवल 15 का हूँ और मिस्सू लेवल 10 की है, और साथ में यह चिड़िया भी है, तो लेवल 10 का डंगोन पार करना तो बहुत आसान होना चाहिए। अफसोस की बात है कि मैंने अपनी तलवार गिरवी रख दी है, वरना मैं अकेले ही तुम लोगों को डंगोन पार करा देता। कितना ढीठ है। अभी का श्याओ चनफंग तो शायद बस दिखावे का है, लेकिन अभी लेवल 10 के डंगोन में जाने का यह वाकई एक अच्छा मौका है। पिछली बार उस कमीनी ली युवेई ने मुझे धोखा दिया था, जिसकी वजह से मुझे लेवल 10 के डंगोन को पहली बार पार करने का इनाम नहीं मिला। इसी मौके पर अपना लेवल भी बढ़ा लूंगी। सु चिंगशुए के चेहरे पर एक शरारती चमकीली मुस्कान खिल उठी। कोई बात नहीं, तो फिर हम आपको डंगोन पार करा देंगे। अरे हाँ, मुझे आपका नाम तो पता ही नहीं। श्याओ चनफंग ने सु चिंगशुए की आंखों में देखा और हाथ बढ़ाकर अपने कान के पास के बालों को धीरे से हटाया। फिर एक दिलकश मुस्कान के साथ, जो उसे खुद बहुत पसंद थी, उसने अपना औपचारिक परिचय दिया। मेरा नाम श्याओ चनफंग है और मैं वो आदमी हूँ जो ब्लेड गॉड बनेगा। सु चिंगशुए ने दिखावे के लिए हाथ जोड़े। तो आप मिस्टर श्याओ हैं? आपके बारे में बहुत सुना है। मेरा नाम सु चिंगशुए है, एक बीस्ट टेमर।
श्याओ चनफंग की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, जिसे कोई देख नहीं सका। इस लड़की ने जानबूझकर अपना स्वॉर्ड इमॉर्टल वाला प्रोएशन छुपाया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें काबू में करने और तुमसे स्वॉर्ड इमॉर्टल का लेख छीनने के लिए बहुत समय और तरीके हैं। और रही बात इस छोटी सी तूहानी चिड़िया की, यह खाने के अलावा और कर ही क्या सकती है। इससे कोई खतरा नहीं है। मैंने श्याओ चनफंग की आंखों में आई अजीब सी चमक को तुरंत पकड़ लिया। मैं फौरन सतर्क हो गया, इस आदमी में जरूर कोई गड़बड़ है। इसके बाद दोनों एक साथ डंगोन मैनेजमेंट ऑफिस आए और अपनी जानकारी रजिस्टर की। इसके बाद सु चिंगशुए ने सबसे पहले लेवल 10 के डंगोन रेत के समंदर के खंडहर के रोशनी वाले दरवाजे में कदम रखा। सु चिंगशुए बहुत माहिर लग रही थी। लेवल 10 के डंगोन में तो वह बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ रही थी। जब भी कोई अकेला रेगिस्तानी शैतान मिलता तो अक्सर उनके पास आने से पहले ही सु चिंगशुए की तलवार की सटीक ऊर्जा से वह एक ही झटके में मारा जाता। और मैं खुशी उसके पीछे पीछे चलता रहता था। मैं एक सफाई कर्मी की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और मेरे दिमाग में लगातार सिस्टम के नोटिफिकेशंस की आवाज गूंज रही थी। मैं खुशी से पागल हो रहा था। बस 3 शब्द, मुफ्त की रोटी सच में अच्छी होती है। पीछे आराम से चलता हुआ श्याओ चेनफेंग। इस समय उसका चेहरा चुपके से बदल गया। आखिरकार वो समझ गया कि सु चिंगशुए क्यों इस मामूली दिखने वाली तूफानी गौरैया को इतना कीमती मानती है। यह तो सीधे राक्षसों के शरीर को निगलकर ऊर्जा हासिल कर सकती है। जिस मजे से वो खा रही है, उसे देखकर लगता है कि शायद ज्यादा खाने पर उसमें और भी हैरान करने वाले बदलाव होंगे। ऐसी काबिलियत के बारे में तो कभी सुना ही नहीं। इतना कीमती पालतू जानवर इस छोकरी के हाथों में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसे मेरा होना ही होगा। उसने बिना कोई भाव दिखाए अपने आस पास के माहौल को देखना शुरू कर दिया। मन ही मन वो तेजी से हिसाब लगाने लगा। नक्शे के मुताबिक इस धंसती रेत वाले इलाके को पार करने के बाद आगे रेत की बिच्छू रानी का ठिकाना होना चाहिए। वहाँ का इलाका मुश्किल है और साफ साफ दिखाई भी नहीं देता। बहुत बढ़िया, समय आ गया है इस भोली भाली सुमिस के लिए एक बढ़िया नाटक करने का। यह सोचते ही श्याओ चेनफेंग अचानक जोर से चिल्लाया, यहाँ एक राक्षस है, सुमिस मुझे बचाइए। मदद की पुकार सुनकर सु चिंगशुए को थोड़ा अजीब लगा। ताओशिन तो हमेशा हमारे पीछे ही चल रहा था ना। मैं और गुनगुन रास्ता साफ कर रहे हैं, तो फिर वो किसी राक्षस से कैसे घायल हो सकता है। सु चिंगशुए ने अनजाने में ही पीछे मुड़कर देखा। एक गहरे नीले रंग की तलवार ऊर्जा ने तुरंत रेत के टीले को चीर दिया और श्याओ चेनफेंग की पुकार की दिशा में हमला कर दिया। श्याओ चेनफेंग के चेहरे पर तुरंत आभार के भाव आ गए। शुक्रिया सुमिस, वो यह कहते बड़ी चालाकी से सु चिंगशुए के पास आने लगा। उसके हाथ में कुछ छोटे छोटे जादुई झंडे छिपे हुए थे। सोचा नहीं होगा, है ना छोकरी, मेरा दूसरा पेशा एक व्यूह रचना का माहिर होना है। थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें चुपचाप हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। तभी पैरों के नीचे की जमीन अचानक जोर जोर से कांपने लगी। सु चिंगशुए का चेहरा गंभीर हो गया। सावधान, बॉस बाहर आ गया है। जैसा सोचा था, एक विशाल भूरे रंग का बिच्छू अचानक उनके पैरों के नीचे की धंसती रेत से बाहर निकला और उसने अपने भयानक पंजे ऊपर उठाए। रेत की बिच्छू रानी, लेवल 10, स्किल रेत का दफन, जहरीला डंक, आत्मा घाती दहाड़। श्याओ चेनफेंग अचानक आई, धंसती रेत की लहर से लड़खड़ा गया और घबराकर बुरी तरह सु चिंगशुए के पीछे छिप गया। सु चिंगशुए के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत आदेश दिया, गुनगुन रेत उड़ाओ। मैंने आदेश सुना और अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन मैंने तुरंत रेत का तूफान नहीं उठाया। यह धंसती रेत वाला इलाका है, हर तरफ ढीली रेत है। बिना सोचे समझे रेत उड़ाने से शायद और भी बड़ी धंसती रेत की लहर उठ जाएगी, जिसका उल्टा असर होगा, खासकर जब उस रेत की बिच्छू रानी के पास रेत का दफन नाम का स्किल है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। उस श्याओ चेनफेंग की मदद की पुकार कुछ ज्यादा ही बनावटी थी। माफ करना पुनर्जन्म लेने वाली मालकिन, मेरा अपना अंदाजा है। यह सोचते ही मेरा शरीर अचानक एक झटके में आगे बढ़ा और एक छाया भ्रम में बदल गया। रेत की बिच्छू रानी ने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया उस पर हमला करने की हिम्मत कर रही है। उसने अपनी विशाल पूंछ का कांटा हवा को चीरती हुई आवाज के साथ जोर से घुमाया, लेकिन वो जानलेवा डंक सिर्फ गायब होती हुई छाया पर ही लगा। अपना पहला वार चूकने पर रेत की बिच्छू रानी थोड़ी सहम गई। उसका विशाल शरीर कुछ बार हिला और वो फिर से धंसती रेत में घुसकर गायब हो गई। लेकिन मैंने जरा भी ढील नहीं दी और हवा में ही चक्कर लगाता रहा। मेरी तेज आंखें नीचे रेत की सतह को घूर रही थीं। मैं ज्यादा साफ देख सकता था। सु चिंगशुए के ठीक पीछे कुछ ही दूरी पर शांत दिखने वाली धंसती रेत का वो हिस्सा हल्का हल्का हिल रहा था। अरे नहीं, पुनर्जन्म लेने वाली मालकिन खतरे में है। मैंने बिना किसी झिझक के हिलती हुई रेत के उस हिस्से पर आकाश भीदी वार कर दिया। हल्के नीले रंग की 2 धारदार लहरें तुरंत रेत के ढेर में जा घुसी। रेत के नीचे से अचानक एक तीखी दर्द भरी चीख सुनाई दी। सु चिंगशुए को भी आखिरकार होश आया कि बिच्छू रानी चुपचाप उसके पीछे आ गई थी।
गनीमत है कि गनगन ने समय पर देख लिया। सू छिंगशु की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने अपनी मौजूदगी को और नहीं छिपाया और उसके शरीर से तलवार की ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसकी उंगलियों पर एक चमकदार नीली रोशनी जमा हुई। नीच जानवर, तेरी छिपकर हमला करने की हिम्मत।